अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रोशन पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान तैयबा सत्तार और मैं हूं आपके साथ उमर इम्तियाज। दिन का आगाज तैयबा हो चुका है और हम भी जब सुबह दफ्तर आ रहे थे तो काफ़ी खुशगवार मौसम था। मौसम जो है वो एकदम से बदल गया है। जिस तरह बिल्कुल। गर्मी काफ़ी चल रही थी, अब मौसम अचानक से तब्दील हुआ है। और बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है रात रात। को भी ठंडी हवा चलती है और सुबह तो मौसम इंतहाई खुशगवार हो जाता है। और खुशगवार मौसम के साथ साथ सूट काफ़ी अच्छा पहना हुआ वेल योर टाई इज अडोरेबल। आपने। आपने सूट नया लिया? हाँ, नया ही लिया है, लेकिन एक बड़ा मसला आजकल चल गया है। जहां मैं पहले 5 सूट लिया करती थी, अब बमुश्किल 2 ले सकती हूँ। महंगाई का अच्छा, जो ऐसा आलम है क्यों? ना, महंगाई का जो आलम है, आपको पता है ब्रांड्स पे जाओ तो उसमें एक इंक्लूसिव टैक्सेस भी होते हैं आपके, और बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए। इतने का सूट नहीं होता जितने ऊपर टैक्स पड़ जाते हैं, बिल्कुल तो ऐसे बड़ा ही है प्रॉब्लम कि हो जाता है। 17 to 18% जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स आपको पे करना पड़ता हाँ, है। तो इस जिस तरह वजह 5 लेती थी सूट, आप 2 लेती हैं। मैं टाई एक ही लेता था और अब भी मैं टाई एक ही लेता हूँ, क्योंकि लड़के जो है वो कम शॉपिंग करते हैं एज कम्पेयर टू के लड़कियों की बात की जाए। बिल्कुल, खवातीन तो हैबिचुअल होती हैं आप लोग शॉपिंग तो में। कोविड में भी नहीं रुकी। नहीं, कोविड में बस दुकानें बंद थी, मार्केट्स बंद थी, जिसकी वजह से हम घरों में कैद रहे, वरना ये बड़ा मुश्किल था। और ऑनलाइन शॉपिंग तो तब भी चलती रही हमारी। लेकिन बात जो है वो बजट की थोड़ी हम कर लें कि खातून खाना है, घर का भी बजट जो है वो चलाना होता है। लेकिन जो है वो सबसे बड़ी बात जब होती है कि मुल्क का बजट चलाने की जब बात आती है, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बात कर ली जाए, जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट चल रही है, जी, इक़्तिदार में जो लोग हैं, ये लोग जब इक़्तिदार में आने से पहले काफ़ी बुलंदो-बांग दावे होते थे इनकी जानिब से जो है वो। बिल्कुल। और अब देखना ये है कि क्या वो दावे जो हैं, उन पे जो वादे इन्होंने किए थे अवाम के साथ, वो पूरे करेंगे या नहीं करेंगे। जिस तरह कहा यह जाता था कि हमारे पास जो है वो मईशत दानों की एक बहुत बड़ी टीम है और 100 लोगों की पहले भी टीम बनाई कि मईशत को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, इतने बड़े कर्जे लिए हुए हैं और कर्जों को जो है वो हम लोग माफ करवा देंगे, एक जामे मुफस्सिल जो है वो पॉलिसी तरतीब देंगे जिससे जो है वो बजट पाकिस्तान का स्टेबल हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं उमर, हो जैसे सका। आप बात करें कर्जों की, इसके साथ साथ मैं ये भी बात ऐड करती चलूं कि कोविड ने जो है वो इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर डाला है सारी पाकिस्तान दुनिया की इकोनॉमी बिल्कुल। कोलैप्स हो गई है और हम जो चूंकि जो है वो अभी तरक्की पजीर ममालिक में शामिल होते हैं, हमारी इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक डाउन हो गई है। इसको स्टेबल करना इंतहाई मुश्किल है, गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। ऊपर से हमारे वजीर खजाना साहब नए, शौकत तरीन साहब अभी अपॉइंट हुए हैं और कुछ अरसा ही हुआ है उनको बिल्कुल। अपॉइंट हुए हुए, और जो है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि नए बजट को किस तरह से तरतीब दिया जाए। और इस साल जून में जो है वो मौजूदा हुकूमत जो बजट देने जा रही है, अब देखना ये है कि वो बजट जो है वो अवाम पर क्या क़यामत ढाएगा और क्या अवाम पर बोझ डलेगा बिल्कुल उस तैयबा, बजट से। यहाँ पर अपने नाज़रीन को मैं ये बात भी बताता चलूं कि जून के दूसरे हफ्ते में जो है एक्सपेक्टेड है कि बजट को जो है वो पेश किया जाएगा। लेकिन अब कुछ बातें ये भी बाज़गश कर रही हैं कि शौकत तरीन साहब चूंकि नए हैं और इसकी वजह से जो है वो उनको टाइम चाहिए बजट को बिल्कुल मेंटेन करने में, क्योंकि वो भी ये कह रहे हैं कि पिछले जो वजीर खजाना साहब थे हमारे जो है वो ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाए चीज़ों बिल्कुल। को। और ये जो वजीर खजाना बार बार तब्दील किए गए, इससे सिस्टम में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, और इसकी वजह से जाहिर है ये एक टाइम टेकिंग चीज है बजट को बनाना और फिर उसको पेश करना आवाम के सामने। और स्पीकर कौमी असम्बली से जो है वजीर खजाना साहब ने टाइम मांगा है कि बजट की तैयारी अभी नामुकम्मल है और उसको पेश करने के लिए उनको मजीद टाइम रिक्वायर्ड है। हमारे साथ जो है वो टेलीफोन लाइन पे भी डॉक्टर कैस असलम साहब मौजूद होंगे। सीनियर जो है वो मईशतदान है, जियाकार भी हैं। कैस साहब, आप हम सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरे ख्याल में डॉक्टर कैस असलम साहब को जो है वो आवाज़ मौसूल नहीं हो रही है और जूं ही राब्ता जो है वो बहाल होगा डॉक्टर साहब से जो है वो दोबारा इसी पर बात करेंगे कि बजट जो है वो किस तरह से मेंटेन करना चाहिए हुकूमत को। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चूँकि जो है वो अभी 3 साल पूरे हो चुके हैं तैयबा, और पहले तो ये कहा जाता था कि अभी जो है वो हम लोग नए हैं, लेकिन 3 साल का अरसा काफ़ी अच्छा होता है सीखने के लिए। बिल्कुल। और जो रिसेंटली बिलावल भुट्टो का बयान आया है इस पे कि हुकूमत जो है इमरान खान की स्पेशली जो परफॉर्मेंस है उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है कि ये वो हुकूमत है जो दावे करती थी, और अब जो मुआशी सूरत हाल है अवाम की, अगर ये हुकूमत अभी भी ना गई तो अवाम पर जो है वो बहुत बुरा असर पड़ेगा, और जो मुआशी हालात पहले ही अबतर हो गए हैं वो मजीद से मजीद जो है वो बिगड़ते चले जाएंगे। अपोजिशन खुश नहीं है और बिलावल भुट्टो साहब बारहा जो है वो बयान देते वैसे हैं। ऑपोजिशन तो कभी भी खुश नहीं होती उमर। और लाइटर नोट, वाकई अपोजिशन कभी भी खुश नहीं होती है, बिल्कुल। लेकिन जो है वो इस बार मामला जो है काफी वर्स्ट हो गए हैं।
एग्जैक्टली और इस सिचुएशन में पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ही उसको चला रहा है, अगर हम देखें तो जो हालात हैं वो बहुत ही नहीं, ज़्यादा क्रिटिकल हो गए अगर हैं। इसको पॉजिटिव नोट पे रखा जाए तो हुक्मरान भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरह से जो है वो आपने देखा है कि पाकिस्तान को मेज़बानी मिल गई है ग्रीन प्रोजेक्ट की, जो है वो इमरान खान साहब उसकी क़यादत करेंगे। एक काफ़ी अच्छा जेस्चर आया है जिस तरह कोविड को टैकल किया है इमरान खान साहब ने, और बिल्कुल आलमी इदारे बिल्कुल, मुतरफ वी थे। विल डेफिनेटली अप्रिशिएट जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। और इसके साथ साथ उमर, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, अभी रिसेंटली जो एक चिकन है उसकी हाँ, प्राइजेज में इजाफा हुआ है बड़ा, सोशल मीडिया पर भी उसकी बहुत सारी मीम्स बनी कि चिकन वो चीज़ थी कि जो एक गरीब बंदा है अफोर्ड कर सकता था, क्योंकि मटन की प्राइजेस तो आपको पता है पहले ही बहुत हाई होती हैं। तो चिकन की प्राइस इतनी ज़्यादा हाई हो गई है और आम आवाम, आम बंदा जो है वो वही अफसोस खाता था और अफसोस वो बहुत अफसोस कि गरीब के घर का दस्तरखान का किंग समझा जाता था जब उसके घर में कोई मेहमान आता था। अब बिल्कुल। उसका रेट भी जो है वो मटन के रेट जितना हो गया है, 500 रुपए, कहीं 550 रुपए किलो मिल रहा है। और ये काफ़ी एक जो है वो सोच तलब बात है कि हमने किस तरह से मामलात को टैकल करना है। डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ जो है वो उन्होंने हमें दोबारा ज्वाइन किया है, माहिर माशियात है, और सर आपको जो है वो वेलकम करेंगे रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम में। थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। डॉक्टर साहब हम बिल्कुल ठीक हैं, और यही पहले भी हमारे दरमियान बात चल रही थी कि महंगाई बढ़ती जा रही है, और महंगाई बढ़ने के साथ साथ जो है वो कुछ हुकूमत के मामलात भी स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। बजट दूसरे हफ्ते में एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब भी बात ये की जा रही है कि टाइम और मांगा जा रहा है कि हमें और टाइम दिया जाए, हमारे पास चीजें जो है वो स्टेबल नहीं है। किस तरह से बजट को पेश करेंगे और किन किन चीजों पर फोकस करेंगे सर, ये जरा गाइड कर दीजिए हमें भी। देखिए जी, बात यह है कि वो तो जो आपके नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन साहब, वो पिछले फाइनेंस मिनिस्टर की बातें मानने को तैयार नहीं है। वो आईएमएफ की भी बहुत सारी बातें मानने को तैयार नहीं है। तो वो आईएमएफ कह रही है और हमने साइन किए हैं कि बिजली के बिल बढ़ने हैं, टैरिफ। शौकत तरीन साहब ने आज ही बयान दिया है कि बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, मगर वो ये भी कह रहे थे कि जो है आईटीपी उनके साथ डायलॉग करके ये उनका जो डेट है उसको 2-3 साल में 4 साल तक उतारेंगे, जिसकी रिस्पाइट जो मिलनी चाहिए। अब बात ये है जी कि बजट जो है, एक तरफ तो सरकारी मुलाजमीन जिनकी पिछली दफा तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी वो बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इस दफा कोई 20% उनकी बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट कई जगह मानी है उनकी जी बातें। जी, 10 से 20% महंगाई का जो उनके है, साथ कमिटमेंट की गई है। जी जी, कमिटमेंट की गई है। एटलीस्ट जो नीचे दर्जे के मुलाजमीन हैं उनके साथ 16 उनके साथ तो की गई है। आपका डिफेंस बजट भी बढ़ना है। अब जहां प्रॉब्लम आ रही है, और वो आई डोंट नो कैसे गवर्नमेंट हैंडल करेगी, वो आपकी डेट सर्विसिंग है। जी वो आपके अबाउट 45 to 50% जो आपका बजट है वो तो डेट सर्विसिंग में जाता है। जब तक वहां आप मैरिटोरियम नहीं करेंगे, आपको पैसे नहीं बच सकते कि आप अपनी डेवलपमेंट पे या और जगह पे खर्च कर सकें। सही। दूसरा जो इशू गवर्नमेंट को है, और वो भी बड़ा सीरियस है, वो है जो आपके पास सरकारी अदारे हैं, मैन्युफैक्चरिंग मिलें हैं जो खसारे पे जा रही हैं, वो जो हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने जो इस शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि उनको प्राइवेटाइज करेंगे। ये प्राइवेटाइजेशन की बात हम कई सालों से सुन रहे हैं, लिस्ट पे भी चीजें हैं, मगर उनको प्राइवेटाइज करना या रैशनलाइज करना बहुत एक मुश्किल काम हो रहा है। मुलाजमीन जो हैं वो कहते हैं हम छोड़ना नहीं चाहते, गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, उसके साथ साथ गवर्नमेंट कई बिलियन रुपए उनको देती रहती है हर साल, एहतसाब उनका करती नहीं है कि जनाब वो किधर जाते हैं पैसे, उनकी जो बोर्ड हैं। सो एक बहुत बड़ा प्रेशर इस गवर्नमेंट पे इस बजट में उसको रैशनलाइज करने का आएगा। अच्छा उन्होंने डॉक्टर साहब, एग्रीमेंट ये भी जो किए हुए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जानिब से बजट में ताखीर हुई है, इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे? देखिए जी, उसके नेगेटिव इफेक्ट कोई बिल्कुल इस तरह के नहीं होंगे। ताखीर इसीलिए है कि जो बजट बना हुआ था पिछले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, शायद जो एडहॉक फाइनेंस मिनिस्टर बीच में लाए थे हफीज शेख और शौकत तरीन के दरमियान,
उन्होंने तो वो जो ब्यूरोक्रेटिक बजट था IMF से, तो वो ये उसमें चेंजेस ला रहे हैं, तो सही। ताखीर तो करनी पड़ेगी ना जी। इन दी कॉन्टेक्ट 1 जुलाई को पास होना है, को वो इम्प्लीमेंट होना है, तो सिर्फ इतना होगा कि जो आपकी पार्लियामेंट है उसको उस पर डिबेट करने का वक्त बहुत कम मिलेगा, और अगर डिबेट करने का वक्त कम मिलेगा तो फिर नेचुरली अपोजिशन जो है वो खुश नहीं होगी। वो MP और MNA, स्पेशली MNA जो अपने अपने हल्के में कुछ करना चाहते हैं, वो खुश नहीं होंगे, बट इन द एंड ऑफ थिंग्स बजट में जी। पास हो जाना है। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल ले लीजिए कि आपने जैसे कहा कि बात हो रही है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करना है और जो है वो डिफेंस बजट को बढ़ाना है, लेकिन आम आदमी का मसला वहीं पे रहता है जो कि बारहा जो है वो सुनने में आया है। आम आदमी यही कहता आया है कि हमारी नीड्स को कोई पूरा नहीं करता। मुर्गी का रेट आपने देख लिया है, 400-500 रुपए किलो तक पहुंच गया है, दालें महंगी हो गई हैं, गोश्त महंगा हो गया है, आटा महंगा हो गया, चीनी मिल नहीं रही है। आम आदमी के लिए कौन सोचेगा, कौन बजट में हमारे लिए जो है वो सोचेगा और हमारे लिए फैसला करेगा बेहतर? बात ये है कि ये इशू प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। फेडरल गवर्नमेंट तो एक पॉलिसी मेजर दे सकती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पैसे दे सकती है, वो भी अभी इशू आना है कि कितने बढ़ने हैं। ये नया टैक्स पे उन्होंने कहा कि शायद एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे नहीं लगाएंगे, हम टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, लेट्स सी, जब तक रिटेल पे नहीं लगता। मगर जो बात आप कर रहे हैं, एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करनी कि हम गवर्नमेंट से सोशलिज्म चाहते हैं कि गवर्नमेंट सब कुछ दे दे, और हम गवर्नमेंट इस मुल्क में कैपिटलिज्म चाहती है, जो जिसका मतलब ये है कि हाजिर जो हैं, सरमायाकार जो हैं, वो यहाँ कारोबार करें, और अगर वो कारोबार करेंगे तो फिर चीजें महंगी होंगी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे लाइन पे। काफी ऐसे तरीके से उन्होंने बताया था, उन्होंने भी यही बात की है कि अच्छा, उन्होंने कारोबार की बात भी की उमर, और बहुत सारा जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो भी बात करते हैं कि जी कारोबार आवाम को करना चाहिए। अगर आपकी जॉब से आप उस तरह से अपनी जो इनकम है उसको नहीं बढ़ा सकते हैं तो आप कोई कारोबार करें, लेकिन आखिर प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से होगी और किस तरह से इंसान के पास तनख्वाहें इतनी कम है और तनख्वाहें कम है, सेविंग्स है नहीं आवाम के पास, और फिर जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, खर्चात तो कंट्रोल नहीं होते। एक आम आदमी है, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, तो वो अपने अखराजात को किस तरह से कंट्रोल करेगा? डॉक्टर साहब ने भी बिल्कुल यही बात की है कि आम आदमी के मसाइल पर जो है वो कोई बात नहीं कर रहा। वफाक तो बजट दे देगी, लेकिन उसके बाद सूबों की लड़ाइयां आपस में शुरू हो जाती हैं कि ये बहुत अहम और बहुत बड़ा 18वीं तरमीम के बाद ये बहुत बड़ा मसला जो है वो पैदा हो चुका है कि जब वफाक को फैसला कर देती है सूबे, उसके अंदर अपनी जो है वो बात आगे ले आते हैं कि मतलब कि सूबे जिस तरह से खुद मुख्तार है और अपने फैसले खुद से करने का जो है, मुझे लगता है उमर कि जब तक यूनिटी नहीं होगी सूबों में तब तक जो है वो मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम यही तवक्को करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से कि आने वाला बजट जो है, जो हमने तैयबा आपने भी कि आपके सूट सस्ते होंगे और मैंने भी कि टाई और कोट मेरा जो है वो सस्ता होगा। हमने उम्मीदें बांधी हुई हैं गवर्नमेंट के साथ कि गवर्नमेंट जो है वो बजट को जो है वो अवाम दोस्त बजट पेश करेगी ताकि जो है वो हम लोगों को फायदा हो। बिल्कुल, और उसके साथ साथ जो है वो हमारे मुल्क में खुशहाली आए कि जो लोग परेशानियों से दो चार हैं उनके लिए आसानियां पैदा हों, और हम लोग भी जो है वो नए नए सूट जो है वो परचेज और नई टाई नए कोट्स ले। बहरहाल प्रोग्राम में यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही थी इकोनॉमी की, जहां कोविड ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया है, वहीं एजुकेशन पर भी बहुत बुरे असर डाले हैं। उमर, आपकी फैमिली में, आपके घर में बच्चे हैं? हाँ बिल्कुल, जो है वो मेरे तो नहीं है लेकिन मेरे भाई के हैं। और अच्छा, बहुत सारी माओं का ये शिकवा है कि बच्चों ने बड़ा उद्यम मचाया है, ये जो लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हुए हैं। मैं आपको क्या बताऊं, सारे घर में उद्यम मचाया होता है, ऊपर से छुट्टियां हैं, रिलेटिव के बच्चे भी जो है घर में आ जाते हैं और फिर पढ़ना गवारा नहीं समझते। ऑनलाइन एजुकेशन हो गई है, बच्चे कहते हैं जी हम लोग तो घर में पढ़ के आए हैं जी, हमने आधे घंटे की 1 घंटे की क्लास ले ली है, अब तो हमने अपना फरीजा अदा कर दिया, अब बैग वो पढ़ा है और हमने नहीं पढ़ना। बिल्कुल, और जब तक बच्चों के लिए घर में कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं होगी, बच्चे जाहिर है टीवी देखेंगे,
कार्टून्स देखेंगे दिन भर या अपनी माओ का सर खाएंगे। अच्छा, मेरे घर में तो बच्चों का आपने पूछ लिया, मुझे ये बताएं कि इस सिचुएशन से आप भी गुजरती होंगी घर के बिल्कुल, अंदर। मेरी बहनों के आप तो लड़की हैं, किस तरह से टैकल करती हैं? अच्छा, मेरी सिस्टर्स के माशाल्लाह छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो वो घर में जब आते थे, ये कोविड में अभी भी जो लॉकडाउन रहा रिसेंटली, तो वो घर में आए, बड़ा उद्यम उन्होंने मचाया और उनकी माएँ भी, जो मेरी बहनें हैं, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे हो रही थी कि जी कब स्कूल खुलेंगे और बच्चे कब स्कूल जाएँगे और कब हमारी जान अच्छा, जिस तरह मैंने अपना बताया कि हमारे घर में जो बच्चे हैं वो यही जो है वो बात करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ लिया है, आपके भी बच्चे यही कहते हैं कि हमने नहीं पढ़ना चाहिए, अब हमने क्लास ले लिया ऑनलाइन क्लास? अच्छा, एक प्रॉब्लम इसमें उमर ये कि ऑनलाइन एजुकेशन जो मॉन्टेसरी के बच्चे हैं ना, उनके लिए इतनी आसान नहीं है। बच्चे जो है उतनी इफेक्टिव भी नहीं है। इतनी इफेक्टिव भी नहीं, खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, उनको डिसिप्लिन सीखना है, उनको क्लास के साथ चलना है। तो ऑनलाइन एजुकेशन, क्या ख्याल है, इस टॉपिक को भी डिस्कस कर लिया जाए अपने टॉपिक भी प्रोग्राम? यही है हमारा, ऑनलाइन एजुकेशन का। हमने बात की, रोतादी इसलिए बांधी थी कि आप लोगों को बता सकें कि ऑनलाइन एजुकेशन पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं, किस तरह से बच्चे जो है वो अब उज़र पेश करते हैं ना पढ़ने का कि हमने जो है वो क्लास ले लिया, और जब ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही होती हैं तो बच्चों का ध्यान भी ठीक तरीके से 110% उसकी तरफ नहीं होता। उमर, पॉसिबल ही नहीं है। जब आप सिस्टम के सामने बैठे हैं, लैपटॉप के सामने बैठे हैं, और बच्चे, आप किस तरह से फोकस कर पाएंगे ऑनलाइन? और बहुत मुश्किल है ये चीज़। और इसके साथ आई साइट पे जो एक असर पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। छोटे बच्चों की आजकल वैसे भी जो है वो इतनी ज़्यादा डाइट नहीं अच्छी होती है, और बच्चों की आई साइट पे जो इतने नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं उसके ऑनलाइन के। इसके अलावा बहुत से और भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे शिकवे शिकायतें जो हैं वो पेरेंट्स की तरफ से भी आए हैं। अच्छा, ये एक बड़ी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हम पे आ गई कि कोविड आ गया है, और कोविड के बाद जो है वो जो जिन चीज़ों से हम बच्चों को मना करते थे कि लैपटॉप इस्तेमाल नहीं करना, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, वो अब बच्चों की एसेस में देना पड़ रहा है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। बिल्कुल, और एक मजबूरी बन गई है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्कूल्स में जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन तो है, लेकिन घर में आपकी एक्सेस नहीं है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत से बच्चे जो है वो इसकी वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं कि उनके पास मोबाइल नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते मोबाइल जो है वो। गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, जिनका मतवसत तबके से ताल्लुक होता है, कुछ उससे भी नीचे तबके से ताल्लुक रखते हैं, दूर दराज के गाँव हैं, अब जिनको दस्तरस हाथ से नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन की, तो उनका तो ये 1-2 साल जितने भी हैं उनकी तालीम काफ़ी पीछे रह गई है, और अब जब स्कूल खुलने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा होने जा रहे हैं। बिल्कुल। और ऑनलाइन एजुकेशन का एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो टेक्नोलॉजी का इशू है, अक्सर पाकिस्तान में एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोड शेडिंग का है, बाज़ इलाकों में अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लोड शेडिंग का। तो जब ये सिचुएशन सारी होगी, और ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह से कंटिन्यू कर पाएंगे बच्चे, जब लाइट नहीं होगी तो जाहिर है आपका कंप्यूटर नहीं काम करेगा, वाईफाई नहीं चलेगा, इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा, तो फिर आपकी जो रसाई है वो नहीं हो पाएगी ना इदारों से। तो एक बहुत बड़ा मसला है। बहरहाल हम इसको गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह आपने देखा होगा कि पिछले दिनों भी स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया था कि हम लोगों ने अगर जो है वो फिजिकल पेपर्स लेना चाह रही थी गवर्नमेंट, और बच्चों ने ये बोला था कि अगर हमें ऑनलाइन पढ़ाया है तो पेपर भी ऑनलाइन लो, और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ऑनलाइन पेपर्स लेने का कि जो बच्चा फिजिकल पेपर्स में ठीक तरीके से 30 मार्क्स 50 मार्क्स भी नहीं ले पाता था, ऑनलाइन एग्जाम्स में 100/100 नंबर आते हैं उसके। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके साथ साथ जो है प्रमोशन दूसरी क्लासेस में जो है वो ऐसे ही हो गई है, ग्रेडिंग सिस्टम बाकायदा तौर पे कोई अनाउंस नहीं किया है, और बच्चे जो हैं वो अगली क्लासेस में आज वाज़े तौर पे शफकत महमूद साहब ने आज की सबसे बड़ी खबर है, स्टूडेंट्स को मैं चाहूंगा कि गौर से सुने, अच्छी तो नहीं लगेगी उनको लेकिन जो है बहरहाल ऐलान कर दिया उन्होंने कि शफकत महमूद साहब ने ये बोला है कि कोई भी बच्चा बिना पेपर दिए प्रमोट नहीं होगा, और सबसे पहले 10वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट सुन लें कि आपके पेपर होने वाले हैं जी। बिल्कुल। और आपने तैयारियां पूरी रखनी है। बेशक आपने बहुत मौजें की हैं अपने घर में, कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा आप फ्री घूमे हैं, लेकिन अब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और आपको जो है वो एग्जाम्स देने पड़ेंगे। डॉक्टर तलत नसीर पाशा साहब हमारे साथ जो है वो लाइन पे मौजूद हैं, सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं। सर, आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू जी। सर, मुझे ये बताइएगा कि शफकत महमूद साहब ने जो है वो वाज़े तौर पे ऐलान कर दिया है कि बगैर पेपर दिए कोई भी प्रमोट नहीं होगा, तो सर 10वीं से 12वीं जमात के पेपर जो है वो सबसे पहले लिए जाने हैं। आप क्या समझते हैं कि बच्चों ने सारा साल जो है वो ऑनलाइन पढ़ा है, और ऑनलाइन पढ़ने से उनकी पढ़ाई पर जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या वो इस तरीके से 2 साल के गैप के बाद मर्ज हो पाएंगे फिजिकल स्टडीज के अंदर? देखें, ये एक नॉर्मल सिचुएशन आई कोविड की वजह से, और इसमें कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज हुई, एजुकेशन भी और बाकी सेक्टर्स भी कॉम्प्रोमाइज हुए, लेकिन अब आखिर में जो
इवेल्युएशन है, जो एग्जाम है, वो बच्चे की, स्टूडेंट की लाइफ में सबसे सेंसिटिव इशू होता है। जी और उसकी ट्रू इवेल्युएशन बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जिसने मेहनत की और टाइम स्पेंड किया, और जिसने नहीं किया उसमें कोई फर्क होना चाहिए। सही। क्योंकि आगे ये एक ऐसा, फॉर इंस्टेंस अगर आप ग्रेड 12 की बात करें, इसके बाद जो कंपटीशन है एडमिशन्स का, वो बहुत ज़रूरी है। जी तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, और जो भी जो एग्जामिनेशन है वो सबके लिए इक्वली है कि जी वो उनकी वैल्यूएशन हो जाएगी। और उससे ठीक है, उसमें चैलेंजेस थे बच्चों के लिए भी, फैकल्टी के लिए भी, टीचिंग में भी चैलेंज थे, ऑनलाइन की कनेक्टिविटी के भी चैलेंज थे। लेकिन वी हैव टू इवेल्युएट कि जी किसने कितनी मेहनत की, और अकॉर्डिंगली उसकी इवेल्युएशन होनी बहुत जरूरी है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कोविड की सिचुएशन थी और इसके दौरान जो कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ में चलते रहे, तो इसमें क्या बाज़ स्टूडेंट्स का ये शिकवा भी था कि सरकारी इदारों ने फीसें ली हैं उनसे सेमेस्टर की, तो इसमें क्या कोई रायत नहीं मिली है बच्चों को? देखें, जो यूनिवर्सिटीज हैं या जो उनकी फैकल्टी है, वो तो उसी तरह एंगेज है। जी अगर हॉस्टल की फीसें नहीं ली गई, वो जो बच्चे हॉस्टल में नहीं आए या जितने दिन हॉस्टल रहे उतने दिन की फी ली गई, और बाकी ट्रांसपोर्ट की फी नहीं ली गई, लैब्स की फी नहीं ली गई, कंप्यूटर लैब्स की, जो टीचिंग या ट्यूशन फी या जो उसके बगैर वो यूनिवर्सिटी या कोई भी एजुकेशन अदारा चल नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने सारे ओवरहेड, सारे वो टीचिंग की जी सैलरी, वो सारी पे करनी होती है। अच्छा सही। डॉक्टर तो साहब, डॉक्टर साहब चूंकि पहले भी स्टूडेंट्स जो है वो बारहा शिकवा करते आए हैं कि हमने ऑनलाइन पढ़ा है तो फिजिकल एजुकेशन नहीं देंगे, एग्जामिनेशन जो है वो उसमें अपेयर नहीं होंगे फिजिकल एग्जाम जो हैं, और अब जो है वो दोबारा यही सिचुएशन आने वाली है, स्कूल जो है वो कॉलेजेस खुलने जा रहे हैं, तो कोई ऐसा तरीक़ाकार मुरतब नहीं किया जाएगा आप लोगों की जानिब से कि पहले जो है वो कोई 2-3 माह इन्हें पढ़ा लिया जाए, उसके बाद से जो है पेपर कंडक्ट किए जाए ताकि दोबारा इस किस्म के सिनेरियो से बचा जाए? देखें, ये आगे सेशंस बड़े लेट हुए हैं, और वी डोंट वांट के जी बच्चों के टाइम ज़ाया हो और सेशंस लेट हो। फिर सिर्फ एग्जाम्स नहीं है, जैसे ये ग्रेड 10 के या 12 के एग्जाम्स के बाद फिर उनकी पेपर मार्किंग, वो कोई मिनिमम 2 मंथ्स का प्रोसेस है। फिर उन्होंने आगे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का प्रोसेस है। जी तो इसको अवॉइड करने के लिए ये सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं, और इन द इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशन, इन पेरेंट्स के इंटरेस्ट में, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में। तो स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली उनको ऑनलाइन अगर टीचिंग है तो उनका इंटरेस्ट है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन ट्रू स्पिरिट कंडक्ट करना, दैट इज़ अ बिग चैलेंज। उसमें सबसे जो मेजर इशू है वो इंटरनेट की जी फैसिलिटीज़ हैं, और जो पावर ब्रेकडाउन, और वो ऐसे बाद में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि कुछ बच्चों के साथ हार्डशिप हो जाती है और कुछ बच्चे उसे मिसयूज करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो कि सब लोगों के मुंह पर है, वो ये है कि ऑनलाइन जो स्टडीज़ हुई हैं उसके बाद जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसमें उस बच्चे ने भी जो है वो 100 आउट ऑफ 100 नंबर लिए हैं जो कि फिजिकल एग्जाम में ठीक तरीके से पास भी नहीं हो पाता। इस सिचुएशन को किस तरह से आप लोग जो है वो टैकल करेंगे जब ऑनलाइन स्टडीज़ के बाद जो है फिजिकल एजुकेशन के अंदर बच्चे आएंगे, तो उनके रिजल्ट को किस तरह से मुरतब करेंगे? देखें, ये जो यूनिवर्सिटीज़ के रिजल्ट्स हैं या उनका तो एक पूरी उनकी सेमेस्टर सिस्टम में उनकी CGPA है विच डिटरमाइंस के जी ये ओवर द सेमेस्टर इसका क्या ग्रेड और सिस्टम जा रहा है। और लेकिन जो ये बोर्ड के एग्ज़ाम है, वो अगर फेस टू फेस एग्ज़ाम होंगे तो उसमें वो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी, की जिसने कितनी मेहनत की है वो उसको उसके ऑब्वियसली ग्रेड बेहतर होंगे। जिसने चीटिंग करके 100% मार्क्स लिए थे जी तो वो ही और शी हैज टू लूज।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। और डॉक्टर साहब भी हंसे हैं इस बात के ऊपर कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, जब बच्चों के रिजल्ट आएंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि ऑनलाइन जो एजुकेशन हमारी चल रही है, इसमें टीचर्स को क्या ट्रेन किया जा रहा है यूनिवर्सिटीज में, किस तरह से? एक बड़ा अहम सवाल है जो मेरे जहन में अभी आया है। अगर डॉक्टर साहब लाइन पे होते तो मैं अभी उनसे पूछ लेती थी कि टीचर्स मैं इसको थोड़ा सा जो है वो एलाबरेट कर देता हूँ कि बाकी ऐसा हो रहा है कि जिस तरह से जो है वो टीचर्स को बाकायदा तौर पे पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से बच्चों के साथ जो है कम्युनिकेट करना, और जो है वो क्योंकि हमारे स्कूल्स के अंदर बेसिकली टीचर्स जो है वो इस तरह से वेल ट्रेन्ड नहीं होती हैं। उनको बेसिक्स तो आती हैं टेक्नोलॉजी यूज करने की, लेकिन बिल्कुल उस पे जो है वो कमांड होना वो एक पॉसिबल नहीं है। अच्छा तैयबा, मैं ये चीज़ सोच रहा था कि अगर हमारे दौर में जब हम पढ़ते थे, खैर पढ़ तो अभी भी रहे, लेकिन जो है वो जो हमारा वो टाइम था, स्कूलिंग का टाइम था, कॉलेज का टाइम था, उस वक्त अगर एग्जाम होते ना ये ऑनलाइन वाले, तो मैं तो 100 में से 150 नंबर लेके आता हूँ। वेल ऐसा है कि अगर अभी भी हो रहे हैं तो अभी भी वही हो रहा है बच्चों के साथ ना, और वो बड़ा एक अजीब सा लग रहा है। वैसे शुक्र है कि हमारे टाइम पे ये सब नहीं था। मैं तो बड़ा अल्लाह का शुक्र हम तो पढ़े लिखे हैं, अब तो बच्चे सिर्फ जो है वो पढ़े हैं, लेकिन क्योंकि क्लासरूम में जो है वो सिर्फ आप एजुकेशन नहीं, आप डिसिप्लिन भी सीखते हैं। बच्चों के साथ आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। सिर्फ वहाँ पे आप सब्जेक्ट नहीं सीखते हैं, उसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें, कम्युनिकेट करना सीखते हैं, अपने क्लास फेलो से सोशल होना सीखते हैं, एक बड़ा अच्छा आपको इंटरेक्शन करना आता है टीचर के साथ। और अगर आप सिर्फ कंप्यूटर की हद तक महदूद होकर रह जाएंगे तो उमर, मेरा नहीं ख्याल कि आप इतना कुछ सीख सकते हैं। फीलिंग ही नहीं आती है कंप्यूटर के सामने, घर में बैठे हुए हैं, अपने बेडरूम के अंदर बैठे हुए हैं और साथ में कंप्यूटर ऑन किया है, सुबह उठे ना कोई ब्रश किया है, ना मुंह धोया है, ना कपड़े चेंज किए हैं, बिल्कुल जिस तरह बैठे हुए हैं उसी तरह से क्लास पढ़ने लग गए। फील ही नहीं है, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। बिल्कुल, और टीचर्स का जो है वो भी एक इसमें बड़ा अहम किरदार होता है कि टीचर जो हैं वो बच्चों को जिस तरह से पॉलिश करते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं मॉन्टेसरी से, और तो वो बड़ा एक मिस भी, मैं तो बहुत मिस करती हूँ। और बच्चों, आजकल के बच्चों को देखकर मैं बड़ा फील भी करती हूँ कि उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है कोविड की वजह से, कि उन्होंने वो लर्निंग, उनकी जो बहुत एक अच्छा टाइम था, एक बड़ा फ्रेश स्टार्ट उन्होंने लेना था, तो बड़ा कुछ उन्होंने मिस अच्छा, किया। एक और बड़ी एक परेशान कुन बात है कि बच्चे जो है वो क्लास के अंदर तो आ जाते हैं और उसके बाद अपनी हाजिरी लगा के खुद गायब हो जाते हैं। हाँ, बहुत सारा इस तरह इंस्टीट्यूट्स में देखने में आया है, ऑनलाइन में। हाँ बिल्कुल, और जो है वो टीचर्स के साथ जो है वो बदतहजीबी की वीडियोस काफी ज्यादा आई हैं। ऐसे ही है। और बच्चों को बेसिकली उमर प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को ऑनलाइन में इंगेज करना बहुत मुश्किल है। एक तो इंटरेस्ट आपका डेवलप नहीं होता है, प्रॉब्लम ये है टीचर के साथ। अभी मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, छोटी स्टोरी बतानी। हाँ, टाइम हमारे पास छोटी सी स्टोरी। उसने ना ग्राफिक्स का कोर्स स्टार्ट किया था ऑनलाइन ही, जब ये रिसेंटली लास्ट ईयर कोविड का इशू चला तो वो ऑनलाइन कोर्स हो गया। पहले वो यूनिवर्सिटी में बाकायदा होना था, तो उसका ना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो सका। उसने कहा कि मैंने वो सिर्फ हार्डली 10 क्लासेस ली और उसके बाद कोर्स को स्किप कर दिया, वाइंड अप कर दिया। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक है बात कि आपने फी भी दी हो, इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, तो फी का भी ज़्यादा है। तो मतलब आप इन फ्यूचर कुछ प्लान कर रही हैं कि आपने जो है वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी है? नहीं, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि ये जो सिचुएशन है ये जल्द अज जल्द हल हो और हम जो हैं अपने इंस्टीट्यूट्स की तरफ जाएं और जो हमारी क्लासेस अधूरी रह गई हैं उनको पूरा करें। और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि ये सिचुएशन ज़रूर हल होगी और अल्लाह ताला करम करेंगे हमारे मुल्क पर, और कोविड का जो ये एक मुश्किल बन गई है हमारे लिए, ये ज़रूर हल होगी। और बजट का मामला भी हल हो। जो तैयबा पहले 5 सूट लेती थी अब 2 लेती हैं, तैयबा 6 ले। बिल्कुल, आमीन। दुआ है अल्लाह से कि बजट का मामला भी हल हो और हुकूमत के मामला भी हल हो, क्योंकि हमारा मुल्क है, हम तो यही चाहेंगे कि फले फूले और बेहतर तरीके से चले। आप सबसे गुजारिश है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो SOPs पर अमल दरामद करने का आपको बताया है उस पर ज़रूर अमल दरामद कीजिए। जब घर से बाहर निकलें तो अपने मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हाथों पे ग्लव्स पहनिए, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी भलाई के लिए है। आपने महफूज रहना है तो आपने अपने दोस्तों को और अपने प्यारों को भी महफूज करना है। रोशन पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। और मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।